चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज हमारा बहुत अच्छा टॉपिक है COPD, जिसके बारे में हम टाइम टू टाइम बहुत अच्छी तरीके से समझते आ रहे हैं। और इसके बारे में जिसने भी पकड़ कर ली वो बहुत सारी डिसीज के लेवल पर काम कर जाएगा दोस्तों। बहुत सारी डिसीजेस उसको काम होते हुए देखने को मिलेगा कि हाँ, मेरा जो प्रोटोकॉल्स है वो सेट हो रहा है। याद रखिएगा, राइट लंग के 3 पार्ट, लेफ्ट लंग के 2 पार्ट। बिकॉज ऑफ हार्ट, यहाँ पर स्पेस हार्ट का होता है, इसलिए ये दबाव महसूस करता है। याद रखिएगा,
इसी डेवलपमेंट प्रोसेस के आधार पर पूरा पल्मोनरी सर्कुलेशन और फिजियोलॉजिकल संट निर्भर करता है। जब भी कभी किसी कारणवश किसी पेशेंट को रिकरेंटली इन्फेक्शन होती रहती है बराबर, तो नोज में इरिटेशन होकर इन्फ्लामेशन होकर एलर्जीज डेवलप होती है। धीरे धीरे नोज के माध्यम से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होती हुई ट्रेकिया से होती हुई लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में उतर जाती है। कभी कभी डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से बैक्टीरिया के द्वारा लंग्स में सीधा सेकेंडरी जो रेस्पिरेटरी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होती है वो डेवलप हो जाती है, जो वायरल कंडीशन में ज्यादातर होती है। और बैक्टीरिया उसके पीछे आपको पता है ब्लड में गुड और बैड बैक्टीरिया दोनों पाए जाते हैं इंटेस्टाइन के लेवल पर। तो वो यहाँ पर आकर जैसे डिप्लोकोकस न्यूमोनी, नाइसीरिया गोनोराई, कई कई ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, जो हार्ट की वाल से पर्टिकुलर लंग्स की तरफ या लंग्स से हार्ट की वाल की तरफ जाकर वहां पर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते हैं। लेकिन जो सीओपीडी की बात आएगी, नोज से लगाकर लंग्स तक, याद रखना तमाम जो कंडीशंस होती है एक्यूट नहीं क्रॉनिक, ठीक है। सीओपीडी एक प्रकार की क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी लंग्स डिसीज है दोस्तों, यानी इन्फ्लामेशन है लेकिन क्रॉनिक है, यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से क्रॉस करके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी जा चुका है, लेकिन लंग्स इसमें सबसे टिपिकली अफेक्टेड है। अगर ये चीजें आपके सामने आ रही है दोस्तों तो आपको याद रखना है। इसी के कारण लंग्स से एयर फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है। अब लंग्स से एयर फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन कैसे हो रहा है आपको पता है दोस्तों, यहां से एयर आई यहां डाइवर्ट हुई, यहां से एयर आई यहां डाइवर्ट हुई, ठीक है। अब यहां लंग्स में होता क्या है, लंग्स में होती है एल्वियोलाइज, ठीक है। अब लंग्स में एल्वियोलाइज होती है ये सबको पता है, लेकिन ये पता है क्या छोटी छोटी कैपिलरीज होती है, ब्रोंक्यूल्स होता है, ये जो ब्रोंकस आगे की तरफ डिवाइड हुआ, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी और उसके बाद ये टर्सरी, अर्थात तीन ब्रोंकस, ट्रेकिया, बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया यानी राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस, देन ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट होता है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो बिल्कुल परिधि पर जाकर छोटी छोटी कैपिलरीज के रूप में कनेक्ट होता है। याद रखिएगा जब भी सीओपीडी डेवलप होगा आदमी सांस बहुत अच्छे से लेगा। आप जानते हो ना पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट किया जाता है जिसमें कहा जाता है मुंह में आपको इतना बड़ा नोजल देकर कहते हैं जोर लगाओ आप, और वहां पर पूरी परिधि में नापा जाता है कि लंग्स की जो आपकी वाइटल कैपेसिटी कितनी है, टाइडल वॉल्यूम कितना है लंग्स के अंदर, और पर्टिकुलर थोरेसिक कैविटी में नेगेटिव पॉजिटिव प्रेशर कितना है, सारी चीज वहां पर ऑब्जर्व की जाती है। ये सारी चीजें हम आज समझने वाले हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा जब यहाँ पर ऑक्सीजन आती है या जो भी गैसेस आ रही है, आ तो बहुत आसानी से रही है सीओपीडी में, लेकिन यहाँ पर इन एल्वियोलाइज के लेवल पर जहां पर ट्रांसपोर्टेशन होता है यहाँ पर बहुत सारा म्यूकस जमा हुआ है ना, बहुत सारा म्यूकस जमा हुआ है। कब जमा होगा दोस्तों, जब लंग्स में इंफ्लामेशन होगा, ठीक है। और जब आप एक्सरे देखते हो, एक्सरे किसी भी व्यक्ति का देखते हो बिल्कुल नॉर्मल नजर आता है ना, एक नॉर्मल व्यक्ति का, लेकिन जब एबनॉर्मलिटी होती है तो इन्हीं म्यूकस के डिपोजिशन के कारण पूरा व्हाइट व्हाइट पैचेस आपको नजर आते हैं और आप बोलते हो नहीं साहब इसको कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन है, देखो इसको अस्थमा है, देखो इसको ब्रोंकाइटिस है, देखो इसको ब्रोंकाइटिस है, देखो इसको एम्फाइसीमा है, ये सिगरेट पीता है, इसको निमोनिया है। कैसे पता लगा? इन्हीं एल्वियोलाइज के लेवल पर म्यूकस के मोर डिपोजिशन के परिणाम स्वरूप जो ब्लैक शैडो के रूप में, ओपेसिटी के रूप में लंग्स नजर आता है, ये जो सीपी एंगल आपको नजर आते हैं, ये अगर ढक गए है ना, ये मान लो यहाँ से छिप गया, ये यहाँ से छिप गया, दिख ही नहीं रहा, पूरा व्हाइट व्हाइट दिख रहा, इसका मतलब यहाँ पर लोअर लोब में इन्फेक्शन मौजूद है, इन्फ्लामेशन मौजूद है। इसलिए जो भी सिम्टम आएंगे दोस्तों वो ब्रीदिंग डिफिकल्टी लेकर आएगा। क्यों लेकर आ रहा है? क्योंकि सांस तो आ रही है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इस म्यूकस के डिपोजिशन होने के कारण ऑक्सीजन आ गई, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और प्रॉपरली थोड़ी बहुत ऑक्सीजन बाहर नहीं निकल रही है। क्यों? क्योंकि ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, कफ हो रहा है, क्योंकि म्यूकस स्पुटम का जो प्रोडक्शन है बहुत ज्यादा हो रहा है, और यही कारण है इसका एडवर्स इफेक्ट आपके नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन पे जाएगा, आपको स्नीजिंग होगा, ठीक है, आपको लगातार छींके आएगी, स्नीजिंग आएगी। यही कारण है दोस्तों क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज जब डेवलप होती है,
ज्यादातर पेशेंट बहुत ज्यादा सफोकेटिव हो जाता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है, रिकरेंट कफ बना रहता है बार बार। इसलिए याद रखना ये ज्यादातर इरिटेंट गैसेस के एक्सपोजर के कारण, ठीक है, जितनी भी इरिटेंट गैसेस होती है उस इरिटेंट गैसेस के एक्सपोजर के कारण पर्टिकुलरली याद रखिएगा दोस्तों, मैटर ज्यादातर अगर आप देखोगे जो लोग लगातार बीड़ी सिगरेट का सेवन लंबे समय तक कर रहे हैं, ऐसे लोगों के एक्सपोजर होने के कारण सामान्य रूप से उत्पन्न होता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर सिगरेट धुआं नहीं पीता है, तो मान लो किसी ऐसी जगह पर काम कर रहा है जहां चिमनी का धुआं निकल रहा है, फैक्ट्रीज में वो काम कर रहा है ना, किसी प्रकार से ऐसे माहौल में काम करने वाला व्यक्ति हो जहां पर बहुत ज्यादा इरिटेंट्स उसके लंग्स में प्रवेश कर रहे हो। इरिटेंट मतलब उत्तेजक, जो स्टिमुलेट करते हैं, उसको प्रभावित करता है, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा वर्क करने के लिए, इसीलिए सीओपीडी ज्यादा वहां पर देखने को होता है। सीओपीडी के साथ रहने वाले लोगों में हमेशा याद रखिएगा इसका सीधा संबंध होता है हार्ट को प्रॉपर प्यूरिफाइड ब्लड का न प्रॉपर वे में पहुंच पाना, और यही कारण है ऐसे लोगों में हार्ट डिसीज, लंग कैंसर और अन्य वेराइटीज की जितनी भी कंडीशन होती है उसके डेवलपमेंट की रिस्क बढ़ जाती है। इसीलिए सीओपीडी में बहुत सारी चीज मानी जाती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अपर एंड लोअर दोनों, ट्रेकाइटिस, लैरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस, ठीक है, आगे आइए ब्रोंकाइटिस, आगे आइए एम्फाइसेमा, ठीक है, ब्रोंकिक्टेसिस, ये सारी कंडीशन आती है। तो यहाँ पर एल्वियोलाई कई बार ऐसा होता है खांस खांस के परमानेंटली डायलेटेड हो जाती है, जिसको एम्फाइसेमा कहते हैं। उसके बाद वो एल्वियोलाई कोई काम की नहीं होती है, ऑक्सीजन आ रही है बाहर जा रही है, कोई काम का नहीं। और यही कारण है वर्तमान परिस्थिति में हिंदुस्तान में सीओपीडी के बहुत सारे केसेस देखे जा रहे हैं। एक तो गलत ट्रीटमेंट, गांव में गलत ट्रीटमेंट, नॉलेज की कमी होना, पेशेंट को खुद को भी, डॉक्टर को खुद को भी। आजकल तो टीचर भी डॉक्टर बन गए भाई, हमारे यहाँ गांव में भी 2 टीचर हैं, पढ़े लिखे हैं, बस थोड़ा बहुत ज्ञान ले लिया और ठोक रहे इंजेक्शन। कल एक पेशेंट की डेथ हो गई उनके इंजेक्शन लगाने से, गायब फरार है टीचर, ठीक है, क्या कर लिया भाई। यही चीज है दोस्तों, याद रखिएगा एम्फाइसीमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस दो मोस्ट कॉमन कंडीशन होती है दोस्तों, याद रखना, एम्फाइसीमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस दो मोस्ट कॉमन कंडीशन होती है जो सीओपीडी को कंट्रीब्यूट करती है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इनका देखने को मिलता है दोस्तों। याद रखना, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एक प्रकार से जो ब्रोंकियल ट्यूब की लाइनिंग होती है उसको होने वाली इन्फ्लामेशन है, यानी यहाँ पर ये जो ब्रोंकस की ट्यूब है छोटी छोटी, इन ट्यूब्स की लाइनिंग में इन्फ्लामेशन हो रहा है, ठीक है, जो एयर को और लंग्स की एल्वेलाई यानी एयर सेक्स से लाने और ले जाने का काम करती है। इसीलिए मैंने कहा कि ऑक्सीजन आसानी से आ रही लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल पा रही, ठीक है, यानी यहाँ पर जो पर्टिकुलर एरोलाई जो एयर सेक्स होते हैं उससे लाने ले जाने का जो कार्य करती है वो फेल हो जाता है, ठीक है। ये डेली कफ, डेली म्यूकस स्पुटम प्रोडक्शन के द्वारा कैरेक्टराइज होता है, यानी नॉर्मल अवस्था में तो कभी स्पुटम नहीं आ रहा है ना, लेकिन जब इन्फ्लामेशन हुआ, रिकरेंटली कफ आपको बना हुआ है, डेली आपको सुबह दोपहर शाम को भी रिकरेंटली कफ बना होता है, और ये डेली कफ म्यूकस स्पुटम प्रोडक्शन के द्वारा कैरेक्टराइज होता है। इसलिए याद रखना, जब कभी भी एम्फाइसेमा डेवलप होता है एक ऐसी कंडीशन होती है दोस्तों जिसमें लंग्स के अंदर ब्रोंक्यूल्स, स्मॉलर एयर पैसेजेस छोटे छोटे, उनके इंड्स में जो एल्वेलाई होती है वो डैमेज हो रही होती है, यानी वो सिगरेट स्मोकिंग, अन्य जितनी भी इरिटेंट गैसेस है, पर्टिकुलरली मैटर के एक्सपोजर के परिणाम स्वरूप वहां पर डिपोजिशन के परिणाम स्वरूप डैमेज हो जाती है। यही कारण है सीओपीडी का ट्रीटमेंट इस केस में होता है दोस्तों, यदि हम प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं, ज्यादातर पीपुल सीओपीडी के साथ अच्छे सिम्टम्स को कंट्रोल और लाइफ की क्वालिटी को प्राप्त कर सकते हैं। अगर ईएच मास्टर आप जैसे हो, याद रखिएगा, साथ ही साथ बहुत सारे एसोसिएटेड कंडीशन के रिस्क को रिड्यूस करने का काम भी आप करते हो, यानी हार्ट से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड, क्योंकि आप जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचाओगे, बॉडी की जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, जहां ऑक्सीडेशन होता है, जहां एंजाइम्स का नेसेसरी वहां पर जरूरत होता है जिसके द्वारा डाइजेशन कंप्लीट होता है, वो सारी प्रोसेसेस जो किसी केमिकल में जहां पर बॉडी में हो रही है, ऑक्सीडेशन न होने के कारण हो, तो वहां पर सीओपीडी भी जिम्मेदार है। पेशेंट बिल्कुल लीन एंड थीन होता चला जाएगा, कमजोर होता चला जाएगा। यही मेन समस्या सीओपीडी के लेवल पर सबसे ज्यादा देखने को मिलती है।
याद रखना, सीओपीडी के जो कॉजेज ढूंढने जाते हैं तो प्राइमरी कॉज सिगरेट स्मोकिंग, टोबैको स्मोकिंग, किसी भी प्रकार से डस्ट का, धुएं का एक्सपोजर हो जाना, चेस्ट में उत्पन्न हो जाने वाला कंजेशन होना, म्यूकस का डिपोजिशन हो जाना, एल्वियोलाई का फेलियर हो जाना। यानी किसी भी प्रकार से धुआं अगर आ रहा है, वो अगर आपके लंग्स में डिपॉजिट हो रहा है, रेस्पिरेटरी अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में डिपॉजिट हो रहा है, डेफिनेटली आप देख लीजिए, आपको वो कंडीशन देखने को मिलती है। जो साइंटिस्ट रिसर्च अपने निकाल रहे हैं उनके अनुसार 90% सीओपीडी डेवलप होने के रिस्क टोबैको स्मोक से जुड़ी हुई होती है दोस्तों। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो स्मोकर है, चेन स्मोकर है, वो धुआं छोड़ता है ना, तो याद रखना, धुआं छोड़ता है तो वो खुद भी ले रहा है, लेकिन आसपास जितने लोग उससे सपोर्ट में रहते हैं, उसके साथ रहते हैं, वो कहीं ना कहीं दोस्तों उस दूसरे व्यक्ति को भी जो स्वस्थ है सेकंड हैंड स्मोक के रूप में दोस्तों अफेक्ट कर रहा है। इन्हें सेकेंडरी इन्फेक्शन के रूप में उसमें डेवलप हो रहा है। यही कारण है दोस्तों, बहुत सारे अन्य कारणों में क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज यदि सीओपीडी को कॉज करता है दोस्तों, तो बहुत सारे कारण होते हैं। जब आप एटमॉस्फेयर में आजकल देख रहे हो, कहीं भी देखो, रोड बन रही, धूल उड़ रही, मकान बन रहा, धूल उड़ रहा, ठीक है। एयर पोल्यूशन के प्रोलॉन्ग एक्सपोजर के कारण, यानी कोई व्यक्ति उस एयर पोल्यूशन में लंबे समय तक एक्सपोज करता है दोस्तों, जैसे कि कोल बर्निंग, यानी रोड बन रही है उस जगह जो डामर को जलाया जाता है ना, कोल बर्निंग, वुड बर्निंग, यानी कहीं पर लकड़ी को जलाया जाता है, या इंडस्ट्रियल या एयर पोल्यूशन के साथ में। आज आप दिल्ली में चले जाओ, अहमदाबाद में चले जाओ, मुंबई में चले जाओ, देखो एयर जो पोल्यूशन है कितना खतरनाक है। देखो आप, ज्यादातर लोगों को अस्थमा या सीओपीडी के प्रॉब्लम होते हुए देखा जा रहा है। दैट इज द फैक्टर दोस्तों। उसका कारण ये है, कुछ इन्फेक्शियस डिसीज होती है जो लंग्स के टिश्यूज को डिस्ट्रॉय कर देती है जिसको लगातार। इसीलिए ऐसे केसेस में हाइपर एक्टिव एयरवेज या अस्थमा भी हमेशा पाया जाता है। अब देखो, दिल्ली वालों को, जितनी भी बड़ी बड़ी सिटीज हैं जहाँ पॉल्यूशन की कंडीशन है, जो बेचारे जॉब में जाते हैं, सुबह से निकलते शाम को आते हैं, कितने पॉल्यूशन में से गुजर के आते हैं। आप मान के चलो आफ्टर 40 इयर्स उनको सांस की तकलीफ हो जाती है, पंप लगा रहे हैं, एंटीबायोटिक ले रहे हैं, एंटी एलर्जिक ले रहे हैं, कॉमन रूप से सीओपीडी कॉज होते हुए पाया जाता है दोस्तों। इसलिए याद रखना, लंग्स टिश्यू के डैमेज होने के कारण कुछ समय के बाद, आपको कुछ समय तक तो पता नहीं चलेगा, कुछ समय के बाद फिजियोलॉजिकल चेंजेस लंग टिश्यू में देखने को मिलते हैं। अर्थात एनाटॉमी, आपके फिजियोलॉजी, एंड देन वहां पर आपको आफ्टर पैथोलॉजी नजर आएगी दोस्तों। और यही चेंजेस जो देखने को मिलेंगे लंग्स के टिश्यू के डैमेज होने के कारण, लंग्स की जो इलास्टिसिटी होती है, लंग्स के टिश्यू की जो फैलने की एबिलिटी होती है, रिड्यूस हो जाती है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिस्निया के रूप में आपके सामने आता है दोस्तों। इसीलिए लंग्स की क्लासिफिसिटी अगर आप देखते हो तो उसकी इलास्टिसिटी में होती है कि लंग्स को क्लासिफाई आप इसी तरह से कर रहे हो कि लंग्स में नेगेटिव पॉजिटिव प्रेशर के कारण आप सांस ले लो, पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हो, ठीक है। इसीलिए याद रखना दोस्तों, लंग्स की इलास्टिसिटी के डिक्रीज हो जाने पर ऑब्स्ट्रक्शन के द्वारा एयर में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं कर पाता है, एंड दैट इज द रीजन जिसके कारण ठीक म्यूकस प्लग के कारण ऐसा होता है जो वहां जमा हुआ है, ठीक है। और इसी कारण से एयर स्पीसीज में एल्वियोलाइज तक पहुंच ही नहीं पाती है, वहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज जो लंग्स में होता है वो हो ही नहीं पाता है। अगर नहीं हो पाएगा, इस प्रकार के व्यक्ति को धीरे धीरे ऑक्सीजन लेने की डिफिकल्टीज हो जाएगी, और सबसे पहले वहां पर कफिंग शुरू होगी, खांसी शुरू हो जाएगी, ताकि ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव किया जा सके, जैसे कि म्यूकस को, ठीक है। उसके बाद ब्रीदिंग को क्लियर कर सके, विशेष रूप से एक्सर्शन के दौरान। यानी आप थोड़ा सा भी चल गए, देखो आप सांस फूलने लगती है, पेशेंट आकर यही तो बोलता है आपको अस्थमा के केसेस में, हिसाब में थोड़ा सा चलता हूं मेरी सांस फूल जाती है। दैट इज द बेस्ट अप्रोच जो आप यहाँ पर क्यूरीफाई कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि अस्थमा इज ए नेगेटिव डिसीज। याद रख लेना, अस्थमा इज ए नेगेटिव डिसीज। पॉजिटिव मेडिसिन से नेगेटिव की तरफ जाना है, न्यूट्रिशन देना है, कब को बाहर निकालना है, तभी तो आपका पेशेंट ठीक हो पाएगा दोस्तों। यही कारण है, अस्थमा बहुत पहले पढ़ा चुका आपको, आप गौर करके देखिएगा उसके प्रोटोकॉल। सीओपीडी सिम्टम तब तक उत्पन्न नहीं होते हैं दोस्तों जब तक कि कोई महत्वपूर्ण सीरियस लंग डिसीज डेवलप नहीं होती है। यानी ये धीरे धीरे डेवलप होती है, एक्यूट से सब एक्यूट एंड देन क्रॉनिक में कन्वर्ट होती है दोस्तों, पर्टिकुलरली यदि स्मोकिंग एक्सपोजर होता है, ठीक है, कंटिन्यू एक्सपोजर होता है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इसका सबसे मेजर रोल होता है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के कारण ही सारी चीजें डेवलप होती है। मेन सिम्टम है दोस्तों जो डेली कफ और म्यूकस का प्रोड्यूसिंग, स्पुटम का प्रोड्यूसिंग करता है, लगभग 3 महीने से
1 साल तक यदि आपको लगातार वहां पर स्पूटम हो रहा है, आप मान के चलिएगा आप सीओपीडी के लेवल पर जा चुके हो। आप लंग्स को प्यूरिफाई कीजिए, जितना कफ आप बाहर निकाल सकते हो उतना कीजिए, अर्थात नेगेटिव ना D4 या D5 में प्रोटोकॉल को चलाना है, आपको याद रख लेना। लेकिन जब क्रॉनिक कंडीशन में आप सीओपीडी को देख रहे हो, सारी नेगेटिव में चलेगी। क्यों? ये पूरा ऑब्स्ट्रक्शन है, और ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है वो पॉजिटिव अप्रोच क्रिएट करता है, और पॉजिटिव अप्रोच को निकालना है, क्लियर करना है। तो आप देख रहे हो कि उसमें सहन करने की शक्ति नहीं है। आपको नर्वाइन प्रोटोकॉल तय करना पड़ेगा, और नर्वाइन प्रोटोकॉल के माध्यम से वहां पर आप उसको नेगेटिव से पॉजिटिव करते आएंगे, बहुत इजीली आपका पेशेंट रिकवर हो जाएगा। क्योंकि ऑर्गन में दम ही नहीं है, यहाँ पर ऑर्गन का फेलियर हो रहा है, यहाँ पर जो एल्वियोलाइज है वो किसी काम के नहीं रह रहे हैं, इसलिए नेगेटिव से पॉजिटिव आना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कफ का प्रोडक्शन हो रहा है। इसलिए जो सीओपीडी के लक्षण जाएंगे उनको देखिए आप। डिस्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, फिजियोलॉजिकल एक्टिव करते हैं तब बहुत ज्यादा, अगर आप उसको कहते हो ले यार ये काम कर दे, ये कर दे, आप देखो वो करेगा, 1-2 सीढ़ी चढ़ेगा तो बोलेगा अरे यार मेरे को सांस फूल रही। आप स्टेथोस्कोप से देखोगे वीजिंग साउंड सुनाई देगा, बहुत ज्यादा कफ जमा हुआ सुनाई देगा, चेस्ट में टाइटनेस लगेगी, यानी आप बिल्कुल ऐसा काम कर रहे हो कि टाइटनेस लग रही है। ठीक है, मॉर्निंग में रोजाना थ्रॉट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे इस प्रकार से बार बार कफ को बाहर निकालेंगे, लंग्स में मौजूद एक्सेस म्यूकस के कारण उसकी ये प्रोसेस डेवलप हो जाती है, जो कफिंग रिफ्लेक्सेस को, स्नीजिंग रिफ्लेक्सेस को डेवलप करती है। इसीलिए एलर्जीज और कफ रिफ्लेक्सेस वहां पर रिकरेंटली आपको देखने को मिलता है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो क्रॉनिक कफ के लेवल पर चले जाते हैं। आप देखो म्यूकस के प्रोड्यूस करते हैं, लगातार म्यूकस को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है रोजाना। जब देखो जब खांसी आई म्यूकस निकला, खांसी आई म्यूकस निकला, जो कि क्लियर व्हाइट, येलो या ग्रीनिश कैरेक्टर को होता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है, आप लिप्स को देखो, है ना, जो लोगों के, आप ये बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, जब लिप्स को देखते हो एकदम ब्लूइशनेस नजर आती है, ब्लू नजर आती है, आप मान लो लंग्स में ऑक्सीजन का लेवल कम मिल रहा है। माइंड इट, P1 और B आपके प्रोटोकॉल में शामिल करना है, मतलब करना है, लेकिन S10 के साथ। S10 P1 B इज द मास्टर स्ट्रोक फॉर क्लियरिंग कैपेसिटी ऑफ सीओपीडी। याद रखना दोस्तों, फिंगर ऑयल बैड्स का ब्लूइश हो जाना, ये जो है आपका नेल ब्रेड जो नजर आता है, जहां पर आपको ऑयली चमकते हुए नजर आता है, ये साइनोसिस। ठीक है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होना तुरंत बता देगा कि भाई इसको साइनोसिस हो रहा है। ठीक है, फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस, यदि आपको बार बार रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस हो रही है, मान के चलिए आपके लंग्स में कहीं ना कहीं इंफेक्शंस हो रहा है, आपको सावधान हो जाना। C17 वर्वाइन वाई जरूर देना ऐसे केस में, C17 वर्वन वाई जरूर देना ऐसे केसेस में। जो प्रोटोकॉल दे रहे हो उसी प्रोटोकॉल D5 D6 या नेगेटिव में जो प्रोटोकॉल दे रहे हो उसी डायल्यूशन में आपको देना है दोस्तों, क्योंकि लैक ऑफ एनर्जी हो रही है, तो आपको एनर्जी का खास तौर से याद रखना है। ठीक है, जितने भी अनटेंटेड वेट लॉस होगा, भाई ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी नहीं होगी, ऑक्सीडेशन कैसे होगा, इसलिए देखो पेशेंट वेट लॉस में चला जाता है लेटर स्टेज में, अर्ली स्टेज में नहीं होता। ठीक है, आप देखो एंकल में स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है, फीट लेग्स में स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। अब आप मुझे बताओ, आप हार्ट और किडनी की तरफ भागते हो, लेकिन यहाँ लंग्स के भी प्रॉब्लम है, तो लंग्स में सीओपीडी के जितने भी क्रॉनिक केसेस होते हैं, आपको स्वेलिंग एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में नजर आता है, बस आपको डायग्नोस करने की जरूरत होती है। तो याद रखिएगा, सीओपीडी के साथ में जितने भी लोग होते हैं उनमें एपिसोड्स होते हैं, बार 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 वहां पर इस प्रकार की कंडीशन एक्सपीरियंस होती है, जिसे हम बोलते हैं एक्सासर्बेशन। ठीक है, इसी प्रकार की कंडीशन बार बार रिपीट होती है, जिसको हम बोलते हैं एक्सासर्बेशन। याद रखना दोस्तों, यही कारण है इसके दौरान उनके सिम्टम बहुत ज्यादा वर्स हो जाते हैं और दिन प्रतिदिन वेरिएशन के रूप में सामने आते हैं और कई दिनों तक कंटिन्यू रहते हैं, कई दिनों तक कंटिन्यू रहते हैं। यही कारण है दोस्तों, जब डायग्नोसिस किया जाता है तो आप सीओपीडी में एक्सरे चेस्ट कराइएगा, सीटी स्कैन कराइएगा, बस काफी है। ठीक है, अगर आप कराना चाहते हो, आपको देखना है कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा क्वांटिटी में ब्लड में, तो आरटीएल ब्लड गैस एनालिसिस करा लीजिए, बहुत महंगा आता है लेकिन आप करा सकते हो। ठीक है, कोई भी लेबोरेटरी टेस्ट सीओपीडी के डायग्नोसिस के लिए नहीं है, केवल एक्सरे और सीटी स्कैन के अलावा। याद रखिएगा दोस्तों, इसीलिए जब आप बहुत सारी कंडीशन को कोरिलेट करते हो, डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हो, तो बहुत सारी लेबोरेटरी टेस्ट आप करा सकते हो। अगर जेनेटिक डिसऑर्डर है तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन
याद रखना, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एक ऐसी टेस्ट होती है दोस्तों जो कुछ सीओपीडी के केस को क्लियर कर देती है कि क्या कारण है दोस्तों। इसीलिए ये टेस्ट तब की जाती है दोस्तों यदि फैमिली हिस्ट्री हो, ठीक है। एंड अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन याद रखना दोस्तों। सीओपीडी की कोई भी कंडीशन यंग एजेस में, जैसे कि अंडर 45 ईयर के अंदर के एजेस में अगर हो तो बहुत नेसेसरी होती है आप अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन टेस्ट कराइए। अगर पॉजिटिव है तो फिर आपको उसी के हिसाब से, नेगेटिव है कोई दिक्कत नहीं, आपको उसी हिसाब से ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अब अगर ट्रीटमेंट की बात करें दोस्तों, सबसे पहला प्रोटोकॉल P1 10 साल से छोटा एडल्ट हो, P2 जिनको लंग्स में बहुत ज्यादा डैमेज नजर आ रहा है, P3 लड़कियों में और लेडीजों में, 10 साल से छोटे बच्चों में, P4 याद रखना, P4 स्पेशली ओल्ड एज में जिनका लंग्स में बहुत सारे प्रॉब्लम हो गई, फोर्थ स्टेज में आ गया P4। सबसे पहले 3 डोज दीजिए आप, ठीक है। 3 डोज देने से मेरा जो एक साइकोलॉजिकल मन कहता है कि 3 डोज देने से 25% पेशेंट को रिलीफ आ जाता है। एक ही दिन में दीजिए, एक एक घंटे के अंदर में 3 डोज दे दीजिए आप, उस कंडीशन को रोक देगा। और एनर्जेटिक प्रोसेस है, सबसे ज्यादा एनर्जी दे रहे हो आप, उस एनर्जी को 1000 गुना आप दे रहे हो इनसे, तो वो एनर्जी वहां पर प्रमोट होकर वहां के जितनी भी डिजनरेशन डिस्ट्रक्शन है उसको रोक देगी, और वो रुक जाएगा। उसके बाद आपका मेन प्रोटोकॉल शुरू होगा P2C17G। ये 3 मेडिसिन डायरेक्टली सीओपीडी को क्योर करने का काम करती है। P2 का बहुत बड़ा रोल है, माइंड इट, ठीक है। इसलिए याद रखना दोस्तों, S2 P2 C5B ये वो कंडीशन में देना है जब सिक्रेशन कम बन रहा है। आप S2 दोगे, P2 दोगे, तो S2 का काम करती है सीरस और म्यूकस मेम्ब्रेन पे, S2 P2। C5 का काम करती है लंग्स पे, ठीक है, C5B। S2P2 C5B के माध्यम से आप बहुत नेसेसरी जितने भी कंटेंट है जो वहां पर म्यूकस जम रहा है, निकल नहीं रहा है, उसको आप बाहर निकालना शुरू करते हो, पूरा लंग्स को प्यूरिफाई करना शुरू करते हो। लेकिन आपको ऑर्गेनो बूस्टर C13 का सपोर्ट देना पड़ेगा। आप इसको नेगेटिव से शुरू करिए, 10th से शुरू करिए, आप 10th 5th 3rd इस प्रकार से रिवर्स करते आइए, आप देखिए बहुत मैजिकल रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर C5 की जरूरत ही नहीं होती है, तो हम S2P2 C13B, यानी बहुत ज्यादा कफ जब जमा होता है, S2P2 C13B अल्टरनेट C17-1Y, जब बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी है, बहुत ज्यादा कफ जमा है, ब्रोंकाइटिस एम्फाइसेमा डेवलप हो चुका है, S2P2 C13B C17-1Y को इसको डायरेक्ट ऑन टंग दीजिए, 5-5 बूंद चाट है, जो भी डायल्यूशन में देना आपको, इसको गुनगुने पानी में दीजिए, चेस्ट ऑयल का उपयोग करिए। यह ज्यादातर केसेस में दोस्तों मेरा मानना है P2C13B का ऑयल मसाज कीजिए, ठीक है। P2C13B का ऑयल मसाज कीजिए, ये बहुत नेसेसरी होता है, बहुत ब्रिलियंटली काम करता है। लेकिन आजकल हमारे पास 2 बूस्टर आ चुके हैं, नेबुलाइजर और C5P1F1W का नेबुलाइजर, या P1 P2 P3 P4 D4 में। जब आपको लग रहा है ये सीओपीडी बहुत सीरियस हो चुका है, तो P1 P2 P3 P4 चारों को मिलाइए इक्वल, D4 बनाइए, 5-5 ड्रॉप सुबह शाम इसमें, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं दोस्तों। या आप नेबुलाइज और ये सुबह शाम कराना शुरू करिए, आप देखिए लंग्स में भी कैपेसिटी आ गई, सारा कप पिघल के निकल गया, सारी जो कैपिलरीज होती है ओपन हो गई, बहुत अच्छी तरीके से पेशेंट को रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आप कैसा समझ रहे हैं और आपका प्रोटोकॉल करने का देने का जो क्राइटेरिया क्या है। मेरा मानना है दोस्तों, मेरे पास फैक्ट्रीज हैं 5-6 यहाँ पर, वहां पर कॉटन पे काम करते हैं और उनका यही काम होता है दोस्तों, वहां अलाउड नहीं होता, लेकिन कई बार ऐसा होता है बाहर जाके वो लोग सिगरेट पीते देखे गए, और बाद में एक तो कॉटन की फैक्ट्री में काम करते हैं तो कॉटन के डस्ट उड़ते हैं, अंदर जाकर डिपॉजिट होते हैं, और दूसरा ये है ना, उन लोगों को बहुत आसानी से सीओपीडी होते हुए देखा गया। कई केसेस में लंग्स में एक्सरे से डायरेक्ट डायग्नोस हो गया कि यार इसको तो ऑब्स्ट्रक्शन है, सीओपीडी है, ठीक है। कई लोगों ने इस मजबूरी के कारण नौकरी छोड़ी है दोस्तों, और जब ठीक हो गए फिर से ज्वाइन कर लिया, समझ में आ गया, नोज बंद करके बीड़ी सिगरेट छोड़कर आज काम कर रहे हैं, नॉर्मल है दोस्तों। तो ये प्रोसेस होती है जो आपको मुझे जानने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हम यहीं से शुरू करते हैं, फिजियोलॉजिकल शंट। ठीक है, फिजियोलॉजिकल शंट क्या होता है?
आप मूवमेंट कर रहे हो, आपको मूवमेंट करने के लिए आपकी बॉडी में शुद्ध ब्लड भी बराबर चाहिए, अशुद्ध ब्लड भी बराबर चाहिए। अर्थात आपने हार्ट के माध्यम से लंग्स को कोरिलेट किया, और कोरिलेट करके हार्ट और लंग्स कोरिलेट करके काम कर रहे हैं लेफ्ट साइड से आर्टियल, लेफ्ट आपके राइट साइड से वीनस। ठीक है, आर्टियल और वीनस ब्लड का जब आप बैलेंस कर रहे हो दोस्तों, वो कनेक्शन आपका फिजियोलॉजिकल शंट कहलाता है। ठीक है, याद रखना, यहीं से बहुत सारी चीज निकल के आएगी कि अगर हार्ट को आपने मसाज दे दिया तो राइट से या लेफ्ट से जो सर्कुलेशन अप एंड डाउन हो रहा वो सब नॉर्मल हो गया। ठीक है, याद रखना, फिजियोलॉजिकल शंट आर्टरियल और वीनस साइड के, आर्टरियल और वीनस साइड के जो सर्कुलेशन होता है उसके बीच के कनेक्शन को डिफाइन करते हैं कि ये जो बैलेंस है ये फिजियोलॉजिकल शंट है। ठीक है, तो लंग्स का जो फिजियोलॉजिकल शंट होता है एक डायवर्सन प्रोवाइड करता है, डायवर्सन प्रोवाइड कर रहा है दोस्तों, जिसके माध्यम से वीनस ब्लड आर्टरियल ब्लड के साथ मिक्स होता है। याद रख लेना, जब आप यहां से सर्कुलेशन भेज रहे हो, यहां से हार्ट की तरफ भेज रहे हो, यहां पर आर्टरियल ब्लड वीनस ब्लड दोनों मिक्स हो रहा है, और इनकी मिक्सिंग कैपेसिटी हार्ट या लंग्स के लेवल पर हो रही है, वो कहलाता है फिजियोलॉजिकल शंट। याद रखना दोस्तों, फिजियोलॉजिकल शंट के कंपोनेंट्स क्या होंगे, कहां ये मिल रहा है? दो कंपोनेंट्स होते हैं फिजियोलॉजिकल शंट के दोस्तों। एक होता है ब्रोंकियल सर्कुलेशन से जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है दोस्तों, ये पल्मोनरी वेन में, ठीक है, पल्मोनरी वेन में बिना ऑक्सीजनेशन के होता है। यानी पल्मोनरी वेन तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रही है, लेकिन यहाँ तो पल्मोनरी वेन में बिना ऑक्सीजनेशन के होता है, जो कि नॉर्मली फिजियोलॉजिकल शंट का एक पार्ट बनता है। याद रखना दोस्तों, यानी लंग्स के लेवल पर जब ब्रोंकियल सर्कुलेशन होगा तो जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होगा पल्मोनरी वेन में बिना ऑक्सीजनेशन के होता है, यानी वहां पर किसी भी प्रकार का ऑक्सीजनेशन इंस्पायरेशन के द्वारा लिया नहीं जाता है। ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल शंट का एक पार्ट बनाता है दोस्तों। दूसरा, जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होगा, ये याद रखना दोस्तों, थैबेसियन वेन से कार्डियक चेंबर में डायरेक्टली होता है। याद रखना, थैबेसियन वेन है ना। याद रखना, लंग्स में स्वयं का जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो डायरेक्टली पल्मोनरी वेन में मिलकर जाएगा आपके हार्ट की तरफ। ठीक है, उसी प्रकार से जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो आप देख रहे हो तो जो हार्ट जो काम कर रहा है उसकी स्वयं की जो थैबेसियन वेन है वो डायरेक्ट कार्डियक चेंबर में डायरेक्टली ओपन होती है, और इसीलिए जो शुद्ध ब्लड है उसमें अशुद्ध ब्लड वहां पर गिरता है। यही कारण है दोस्तों, जब वीनस एडमिक्चर और जितना भी वास्टेड ब्लड होता है, जो वहां पर वास्टेड ब्लड मतलब जिसमें गंदगी मिली होती है, तो याद रखना वीनस एडमिक्चर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दोनों के मिक्सिंग को वहां पर आप कह रहे हो, ये वीनस एडमिक्चर कहला रहा है दोस्तों, वास्टेड ब्लड कहला रहा है। ठीक है, ये फिजियोलॉजिकल शंट के कारण होता है और आपकी पूरी बॉडी में होता रहता है। आप देखो दोस्तों, है ना, यही कारण है वीनस ब्लड का जो फ्रैक्शन होता है जो पूर्ण रूप से ऑक्सीजनेटेड नहीं होता है, वो जनरली इसी वास्टेड ब्लड के रूप में कंसीडर होता है दोस्तों। ठीक है, यानी आपकी बॉडी में जब सर्कुलेशन हो रहा है, वीनस ब्लड का जो फ्रैक्शन होता है जो पूर्ण रूप से ऑक्सीजनेटेड नहीं है, ठीक है, पूर्ण रूप से आप ये नहीं बोल सकते कि ऑक्सीजनेटेड है, ठीक है, वो जनरली वास्टेड ब्लड जो थोड़ा बहुत ब्लड होता है जो वहीं के लोकल पार्ट से मतलब निकल रहा है, वो वहां पर जाकर मिलता है और उस ब्लड के रूप में कंसीडर हो रहा है कि हाँ साहब ये जो है फिजियोलॉजिकल शंट हो रहा है, यानी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों आकर वहां मिल रहा है, और वो मिक्सिंग जो होता है फिजियोलॉजिकल शंट कहलाता है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, इस शंट में 90% जो होता है शुद्ध ब्लड और 10% जो होता है अशुद्ध ब्लड। अगर मान लो वहां पर ये वेरिएशन बढ़ गया तो, यानी 50% शुद्ध हो गया 40% अशुद्ध हो गया, तो क्या होगा, यानी नॉर्मल शंट लेवल और उसकी वेरिएशन अगर आप देखोगे अकॉर्डिंग टू डिसीजेस देयर में बी डिफरेंसेस, और ये कारण है आपको तुरंत पहचानना है कि यहाँ पर ये पेशेंट जिंदा रहेगा या मर जाएगा। ठीक है, याद रखना दोस्तों, वीनस ब्लड का नॉर्मल फिजियोलॉजिकल शंट जो कि हार्ट के लेफ्ट साइड में होता है, याद रखना हार्ट की लेफ्ट साइड में होता है,
कार्डियक आउटपुट का 1 से 2% होता है। यानी आपके हार्ट में डायरेक्टली जो वेन्स, पल्मोनरी वेन्स है, उसमें जो ये हो रहा है फिजियोलॉजिकल शंट, वो कार्डियक आउटपुट का जितना हार्ट आपको पंप करके भेज रहा है उसका 1 से 2% होता है। इसलिए कोई वेरिएशन नहीं होता, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट का 1 to 2% होता है। नॉर्मल पर्सन में अगर ये बढ़कर कार्डियक आउटपुट का 50% तक अगर इंक्रीज हो, सॉरी 5% तक अगर इंक्रीज हो जाता है दोस्तों, 5%, ठीक है, जो कि फिजियोलॉजिकल लिमिट के अंदर होता है, यानी वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो के मिसमैचिंग के कारण होता है। याद रखना, यानी आपके लंग्स के अंदर से, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर से यदि वहां पर प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं हुआ तो वो इस प्रकार का जो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो होता है इसके मिसमैचिंग के कारण होता है। कई कंडीशंस होती है बॉडी में जिसमें शंट में पैथोलॉजिकल इंक्रीज उत्पन्न हो जाता है, जैसे एक एक्यूट पल्मोनरी इन्फेक्शन का डेवलप हो जाना, ब्रोंकिक्टाइटिस का डेवलप हो जाना, यानी क्रॉनिक पल्मोनरी इन्फेक्शंस और इन्फ्लामेटरी प्रोसेस के कारण ब्रोंकाई का यदि परमानेंटली डायलेटेशन हो जाता है तब ये फिजियोलॉजिकल शंट डेवलप होता है। और यही फिजियोलॉजिकल शंट जो होता है दोस्तों, याद रखना, बहुत डेंजरस कंडीशंस होती है और इस कंडीशन में पेशेंट को डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग सबसे मेन साइन होता है डिस्निया के रूप में। और वहां पर अशुद्ध और शुद्ध ब्लड का जो रेशियो होता है अगर थोड़ा भी बढ़ता चला जाता है, उसके ऑर्गन के तरफ जाने वाले ब्लड के वहां पर प्रॉपरली प्योरली शुद्ध ब्लड की जरूरत है, लेकिन यहाँ तो हल्का फुल्का अशुद्ध ब्लड भी मिक्स है, तो वहां पर उस ऑर्गन की कार्य करने की क्षमता रिड्यूस होती चली जाती है। इसलिए डॉक्टर्स बोलते हैं यार तुम्हारा ऑर्गन जो है ना प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं वहां पर ऑक्सीजनेशन की कमी आ रही है, वहां कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन की कमी आ रही है। अगर ये कंसीडर होता है तो आप मान के चलिएगा दोस्तों, देयर मे बी समथिंग गोइंग रॉन्ग ऑन योर लंग्स, फिजियोलॉजिकल शंट के लेवल पर होता है। इसलिए मैं बार बार आपको जोर देकर कहता हूं, एस्टेन, P1, blue lacticity is a master remedy for this type of conditions। याद रख लेना दोस्तों, आपको शुद्धि करना है ना, ऑक्सीजन लेवल बढ़ा दो आप, है ना। एस्टेन P1 एंटी इन्फेक्शियस होता है, इंफ्लामेटरी प्रोसेस को दूर करता है। इसलिए मैंने कहा सीओपीडी के तमाम केसेस में एस्टेन P1B का सबसे बड़ा प्रोटोकॉल आपको नजर आएगा। ये 3 फिक्स कर लीजिए, जितनी भी लंग्स डिसीज होती है 90% लंग डिसीज में एस्टेन P1B मास्टर रेमेडी के रूप में काम करती है दोस्तों, याद रखिएगा इस बात को। जब फिजियोलॉजिकल शंट को आप फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस से क्लियरी करते हैं, ये भी जानना जरूरी है कि डेड स्पेस क्या है लंग्स में, ठीक है। कितने लोग जानते हैं फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस भी होती है लंग्स में, ठीक है, जो फिजियोलॉजिकल शंट से आप हमेशा कैलकुलेट करते हो कि यार ज्यादा तो नहीं है। याद रखना, फिजियोलॉजिकल शंट फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस की एनालॉगस होती है, बिल्कुल उसी के समान होती है दोस्तों, ठीक है। कैसे समान होती है, यानी यहाँ पर इतना अशुद्ध ब्लड शुद्ध ब्लड में मिल रहा है और यहाँ पर उससे ज्यादा मिल रहा है, लेकिन उसी के समान काम यहाँ हो रहा है। यहाँ लंग्स का प्रॉपर काम कम हो रहा है, यहाँ पर ऑर्गन का काम, दूसरे ऑर्गन का काम कम हो रहा है। इसलिए याद रखना दोस्तों, जितनी भी फिजियोलॉजिकल शंट में वास्टेड ब्लड होगा, जो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस में वास्टेड एयर होती है। यानी यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इतना इतना लंग्स जो है पूरा आपका ब्लड से फिल रहता है, ठीक है, लेकिन ये जो स्पेस होती है ये वो स्पेस होती है जहां पर बहुत सारी एयर पाई जाती है, ठीक है। तो याद रखना, दोनों वास्टेड ब्लड और वास्टेड एयर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। दोनों वास्टेड ब्लड और वास्टेड एयर इस दूसरी साइड की एल्यूलर मेम्ब्रेन पर एग्जिस्ट होती है, ठीक है। यदि इस साइड है तो इस साइड एग्जिस्ट हुआ, इस साइड है तो इस साइड एग्जिस्ट हुआ। इसीलिए याद रखना, दोनों वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो को प्रभावित करता है, यानी इनके कॉन्ट्रैक्शन डायलेटेशन का जो रेशियो होता है, हम कहते हैं ना कमरे को बंद कर दो, रोशनदान बंद कर दो, सफोकेशन हो रहा है, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो में प्रभाव आ रहा है ना, सांस लेने में दिक्कत आएगी। आप कहोगे यार खिड़की दरवाजा खोल दो, जैसे ही खोला ठंडी हवा आई, गर्म हवा बाहर चली गई, है ना। आप देखो आपके बॉडी में जो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो होता है बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, है ना। और जैसे ही नॉर्मल होगा आप देखते हैं अरे यार बिल्कुल सफोकेशन दूर हो गया, ठीक है। इसलिए याद रखना दोस्तों, जब आप यहाँ पर इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखते हो कि भाई इस शंट के माध्यम से आपको नजर आया कि
बॉडी में जब एयर कहीं ना कहीं अफेक्टेड होगा तो एयर का अफेक्शन ब्लड से ही होगा। याद रखना, ब्लड में गैसेस मौजूद है उसके कारण ही होगा। वेस्टेड ब्लड यानी जो वहां रुका हुआ है, कंजेशन के कारण है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण है, उसके कारण ही प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो आपको करना क्या है, आपको उस एरिया में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाना है। इसीलिए सीओपीडी में मेरा मानना है एस10 P1B का भी बहुत बड़ा रोल होगा पॉजिटिव में। इसको पॉजिटिव में दो, ये सब नेगेटिव में दो। याद रखना, ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ा देगा, और जब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, आप देखो हीलिंग स्टेट बढ़ गई, और जैसे जैसे हीलिंग होगा सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते नजर आएगा। लेकिन कैसे और क्यों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि भाई कैसे और क्यों। याद रखना दोस्तों, जब आप टेबल प्रैक्टिस में बैठते हैं तो जितनी भी पल्मोनरी ब्लड वेसल्स होती हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में जान करके बैठे हैं आप टेबल प्रैक्टिस में, कि जितनी भी पल्मोनरी ब्लड वेसल्स होती है उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होती है। हम हाइपर और हाइपोवेंटिलेशन को समझ गए कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रहा है तो क्या, कम हो रहा है तो क्या, ठीक है। लेकिन याद रखना दोस्तों, जब पल्मोनरी लेवल पर जाओगे ना, इसलिए पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करा लेता है फट से एमबीबीएस डॉक्टर। क्यों करा लेता है, क्योंकि वो अंधेरे में रहना नहीं चाहता। पल्मोनरी आर्टरी की जो वॉल होती है ना, बहुत थीन होती है, ठीक है। इसकी थिकनेस केवल लगभग सिस्टमिक आर्टेरियल वॉल के थिकनेस के 1/3 पार्ट होती है दोस्तों, 1/3 पार्ट, ठीक है। अब आप सोच लो, है ना, जब थिकनेस देख रहे हो सिस्टमिक आर्टेरियल वॉल के थिकनेस की 1/3 होती है, बहुत कम है। और इसीलिए पल्मोनरी ब्लड वेसल्स हाईली इलास्टिक और मोर डिस्टेंसिबल होती है। यही तो कारण होता है कि पल्मोनरी ब्लड वेसल्स बहुत ही ज्यादा इलास्टिक होती है, यानी कितना भी प्रेशर जनरेट कर दो वो सहन कर लेगा, ठीक है। मोर डिस्टेंडेबल, बहुत ज्यादा खिंचाव वाली होती है, जैसे रबर होता है ना, इस प्रकार से। लेकिन उसकी भी तो एक कैपेसिटी होगी भाई, आप जरूरत से ज्यादा ही वहां पर अगर प्रेशर क्रिएट करते रह गए तो फिर आपको वो तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इसलिए आपको यहाँ पर ये विशेष तौर से याद रखना है दोस्तों। जब कहीं पर कोई स्मूथ मसल कोड वेल डेवलप होता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर नहीं होता, ठीक है। जो अंदर के जो स्मूथ मसल्स का जो कोड होता है वेल डेवलप नहीं होता है यहाँ पर। अब दूसरी जगह आपने देखा हर जगह ऑर्गन्स में स्मूथ मसल्स का कोड हमेशा डेवलप होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं होता। और यही कारण है पल्मोनरी ब्लड वेसल्स में, ट्रू आर्टरियोल्स में लेस स्मूथ मसल फाइबर पाए जाते हैं, बहुत ही कम मसल फाइबर यहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों। यही कारण है कि जब बहुत एक्सेसिव कफ आता है तो ये फट जाते हैं। याद रखना, इसी कारण से कप स्टिक्स, आपको कप में ब्लड स्टिक्स नजर आती है, ब्लड की धारियां नजर आती है, याद रख लेना। इसीलिए पल्मोनरी कैपिलरीज सिस्टमिक कैपिलरीज की तुलना में लार्जर होती है। याद रखना दोस्तों, जो सिस्टम की कैपिलरीज आ रही है उस कैपिलरीज की तुलना में पल्मोनरी कैपिलरीज बहुत लंबी होती है, बहुत बड़ी होती है। इसीलिए पल्मोनरी कैपिलरीज में भी डेंस, घना, मल्टीपल एनास्टोमोसिस होता देखा जाता है, यानी इस प्रकार से एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा एनास्टोमोसिस होता है, जैसे वेरिकोसेल में दिखता है ना, इसी प्रकार से। इसीलिए प्रत्येक एल्वियोलाई कैपिलरी आउटलेट्स या जो कैपिलरी बास्केट्स होती है उसको भी ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। एक गुच्छा हो गया, बास्केट के रूप में वहां पर निर्माण हो गया, उसको बोलते हैं एल्वियोलस कैपिलरी बास्केट के रूप में। वहां पर देखने को मिलता है इकट्ठा गुच्छे में वहां पर आ गया, फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। याद रखना है, बहुत बेटर कैरेक्टर होता है किसी भी व्यक्ति को। भाई कई बार क्या होता है, एक्स्ट्रा एयर आ रही, कई बार एक्स्ट्रा एयर मिल ही नहीं रही, ठीक है, तो वो एडजस्टमेंट हो जाता है ना। इसीलिए एल्वियोलाई कैपिलरी बास्केट को ऑक्यूपाई करती है, जिसके कारण सारी प्रॉब्लम जो होती है बैलेंस्ड होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन में वेस्कुलर रेजिस्टेंस बहुत लेस होता है, जो एक वेसल्स का जो रेजिस्टेंट होता है ना बहुत कम होता है, और ये सिस्टमिक सर्कुलेशन का 1/10 पार्ट होता है। यानी आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो पर्टिकुलर उसका रेजिस्टेंट है बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन उसका 1/10वां भाग होता है यहाँ पर जो सिस्टमिक सर्कुलेशन का रेजिस्टेंट होता है, उसका 1/10 भाग होता है। आप सोचिए कितना वीक होगा। लेकिन आपको याद रखना है इसका वर्क भी तो उसी तरह से, केवल आपको लगातार धड़कना है, और धड़क
बॉडी की डिमांड होगी उसी के अनुसार वहां पर ब्लड सर्कुलेशन की पूर्ति करना है। ये आपके लंग्स का कैरेक्टर होता है दोस्तों, ये काम लंग्स कर रहा है। इसलिए आपको याद रखने की जरूरत है, पल्मोनरी वेस्कुलर सिस्टम एक लो प्रेशर सिस्टम होता है। ठीक है, जो पल्मोनरी वेस्कुलर सिस्टम होता है एक लो प्रेशर सिस्टम होता है दोस्तों, और यही कारण है पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर, पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर बहुत ही लो होता है। याद रख लेना इस बात को, पल्मोनरी वेस्कुलर सिस्टम एक बहुत लो प्रेशर सिस्टम होता है, बहुत इजीली लो प्रेशर पे काम करता है, और पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर, पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर बहुत लो होता है आर्टेरियल प्रेशर की तुलना में। याद रखना दोस्तों, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स में ले जा रही है, ठीक है, और जो पल्मोनरी वेन है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट में ले जा रही है। एक बहुत बड़ा अपवाद है दोस्तों कि आर्टरी शुद्ध ब्लड को न ले जाकर वीनस ब्लड को यानी अशुद्ध ब्लड को ले जा रही है, और जो वेन है वो अशुद्ध ब्लड को न ले जाकर शुद्ध ब्लड को ले जा रही है, लेकिन अपोजिट वे में काम कर रही है। इसलिए वहां पर जो रेजिस्टेंट का रेशियो आपको नजर आ रहा है पल्मोनरी ब्लड वेसल्स का, ये रेजिस्टेंट वहां पर वरीज करता है। यहां आर्टरी में ज्यादा प्रेशर होना चाहिए, वहां आर्टरी में प्रेशर कम है। यहां पर वेन में कम प्रेशर होना चाहिए, यहां वेन में ज्यादा प्रेशर है ना, यानी ये कोरिलेट कर जाता है, बैलेंस कर जाता है। यही कारण है दोस्तों पल्मोनरी ब्लड फ्लो इसी कंडीशन के कारण बहुत इजीली वहां पर होता रहता है। यानी आप जब देखते हो कि भाई पल्मोनरी ब्लड फ्लो हो रहा है तो कैसे हो रहा, आप बहुत इजीली तरीके से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में समझ चुके हो। अगर हमने नहीं पढ़ा, अभी हम पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा। राइट वेंट्रिकल से जितना भी पंप्ड आउट होने वाला वूल अमाउंट ऑफ ब्लड होता है दोस्तों, उसको लंग्स रिसीव करता है। ठीक है, यानी जब हार्ट के 4 चेंबर आप देख रहे हो दोस्तों, ये हार्ट है आपका, यहाँ ये इंफीरियर वेना कावा, ये सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, ये आपके ऊपर हार्ट के ऊपर से ब्लड यहाँ डायरेक्ट आया, ये आपके पूरी बॉडी से ब्लड यहाँ पर आया। ठीक है, ये पूरी बॉडी से आपका ब्लड यहाँ है, यहां से ब्लड यहाँ आया और यहां से आपके लंग्स की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये जो पल्मोनरी यहाँ पर पर्टिकुलर सर्कुलेशन नजर आता है, ये राइट वेंट्रिकल से, ये आपका राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये जो राइट वेंट्रिकल से राइट और लेफ्ट तरफ आपके लंग्स की तरफ जो सर्कुलेशन जाता है, वूल अमाउंट ऑफ ब्लड को लंग्स यहां से रिसीव करता है। अर्थात यहां से पूरी बॉडी से जितना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके वेंट्रिकल में आया, इस वेंट्रिकल से पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के दोनों चेंबर में पहुंच जाता है। पर मिनट का, याद रखना, पर मिनट का ब्लड का आउटपुट राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों के लिए सेम होता है। याद रखना, ऐसा नहीं है कि अप एंड डाउन, इधर ज्यादा जा रहा है इधर कम जा रहा, दोनों के लिए सेम होता है। और याद रखिएगा, ये दोनों के लिए लगभग 5 लीटर होता है। ठीक है, लगभग 5 लीटर, 5 लीटर जो है पल्मोनरी ब्लड फ्लो होता है। याद रखिएगा दोस्तों, इसीलिए ब्लड के अमाउंट को लंग्स वहां पर एक्यूमुलेट कर लेता है। जितना भी ब्लड फ्लो आया राइट और लेफ्ट में, लंग्स ने एक्यूमुलेट कर लिया, जो कि बॉडी के सभी पार्ट के द्वारा ब्लड के एकोमोडेशन के मात्रा के इक्वल होता है दोस्तों। यानी जितना मात्रा लंग्स में कलेक्ट हो रहा है, वो मात्रा आपके पूरी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं जो ब्लड का यूज कर रहे हैं, उसकी इक्वल मात्रा में होता है। ठीक है, यानी एक बार ब्लड गया, एक बार ब्लड आया, यानी यहां पर समान क्वांटिटी में ब्लड वहां भी प्रेजेंट है, समान क्वांटिटी में यहां भी। अर्थात आधा ब्लड वहां मौजूद है, आधा यहां मौजूद है। पहले ये गया, प्यूरिफाई होके आया, फिर ये वहां से गया, प्यूरिफाई हो गया। अप एंड डाउन इस प्रकार से चला करता है, और ये पल्मोनरी ब्लड फ्लो इक्वल क्वांटिटी में राइट लेफ्ट लंग के माध्यम से प्यूरिफाई होता है, और प्यूरिफाई होकर बॉडी के डिमांड के अनुसार वहां पर पहुंचता है। अगर आपकी बॉडी के डिमांड अफेक्टेड हो गई, तो मान लो आपको एनीमिया हो गया, मान लो आरबीसी और हीमोग्लोबिन काउंट बढ़ गया, ब्लड गाढ़ा हो गया, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया। जानते हो कितना डेंजरस इफेक्ट आता है यहाँ पर। यदि आपकी बॉडी की डिमांड ज्यादा हो रही है, भाई आपको एनीमिया हो गया, क्या होगा? आपकी बॉडी की डिमांड ज्यादा हो रही है क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा उसको, है ना। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीहीमोग्लोबिन बढ़ेगा, वहां पर एनर्जी के लेवल पर जाएगा, लेकिन जा ही नहीं पा रहा। अगर ये सारी प्रोसेस होती है, इसी के विपरीत जब ब्लड गाढ़ा हो गया तब क्या होगा? बॉडी की डिमांड ही कम हो गई, क्योंकि वहां तो काम ही नहीं हो रहा।
है ना। इस कंडीशन में भी आपको यहाँ पर पल्मोनरी ब्लड फ्लो को मेंटेन करना पड़ेगा। और इसीलिए आप कहते हो जब भी आप हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए P1 का उपयोग करते हो, आप देखो कितना बढ़िया रिजल्ट मिलता है। अल्टीमेटली रिजल्ट आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। कई केसेस में हमने देखा है दोस्तों, S10 P1 का जब प्रयोग किया गया, हम हैरान हो गए कि कई ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस, जैसे अगर किसी को आप वहां पर न्यूट्रिशन के बिहाफ पर दे रहे थे, थक गए, काम ही नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे आपने S10 किया, बहुत बढ़िया रिलीफ आपको। अरे भाई, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ, नेचुरल टॉनिक हार्ट के पेशेंट में जबरदस्त काम कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने हमेशा बताया आपको, जनरल टॉनिक C1 P1 ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, मैंने हमेशा कहा ये कार्डियक केयर कर रहा है। लेकिन मुझे आश्चर्य हो गया कि एक पेशेंट को वेंटिलेटर के लेवल पर प्रॉब्लम थी, तो वहां पर मैंने नेचुरल टॉनिक में उसको D6 में C1 P1 B दे दिया, ठीक है। जनरल टॉनिक, सॉरी, नेचुरल टॉनिक D6 में C1 P1 B दे दिया, बाय मिस्टेक हुआ दोस्तों, ठीक है। लेकिन जिस दिन वो आया मेरे पास, वो बोलता है सर आप मुझे बताओ आपने इस बार क्या चेंज किया, बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिले। मैंने देखा, अरे यार मैंने तो गलती से इसको S1 की जगह S10 नेचुरल टॉनिक दे दिया। बोले नहीं सर, इस बार तो मुझे ये लग रहा है कि अब आगे ट्रीटमेंट की जरूरत है क्या। मैंने कहा क्यों भाई, क्या। बोले मुझे ऐसा ऐसा फील होता था, बहुत ज्यादा सफोकेशन लगता था, बहुत ज्यादा मुझे ऐसा चेस्ट में भारीपन लगता था। इस बार के ट्रीटमेंट के बाद ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरा चेस्ट का, जो मैंने डॉक्टर को जो पूरी टेस्ट कराई, ये रिपोर्ट देखिए, ये पिछली बार के। डॉक्टर आश्चर्य कर रहा है कि इतना चेंजेस कैसे आ गया, इतना वेरिएशन कैसे आ गया। क्यों? क्योंकि ये पल्मोनरी ब्लड प्रेशर से लिंक कर गया, है ना। और पल्मोनरी ब्लड प्रेशर से लिंक कर गया, मुझे फर्स्ट टाइम मालूम पड़ा। इतने साल के अनुभव में, 28 साल के अनुभव में, मैंने कभी नहीं सीखा ये चीज। लेकिन फर्स्ट टाइम जब पूरी रिपोर्ट को कंसल्ट किया, जब एक चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर झवर सर, उन्होंने जब ये चीज कंसीडर किया कि भाई तुम्हारा तो पल्मोनरी ब्लड प्रेशर, जो पल्मोनरी ब्लड प्रेशर था पहले बहुत बड़ा रहता था, अब तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि जैसे है ही नहीं, न के बराबर हो गया। तुमने क्या लिया? बोले इतने साल से हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कभी तुमको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया, पूरी टेस्ट में वेरिएशन आ गया। वो चेस्ट स्पेशलिस्ट है, न्यूमोनोलॉजिस्ट है दोस्तों। जब उन्होंने देखा कि पल्मोनरी ब्लड वेसल सिस्टमिक ब्लड वेसल्स की तुलना में मोर डिस्टेंसिबल होता है दोस्तों, ठीक है। पल्मोनरी ब्लड वेसल्स सिस्टमिक जो ब्लड वेसल्स होती है उनकी तुलना में मोर डिस्टेंसिबल होता है, इसीलिए ब्लड प्रेशर पल्मोनरी ब्लड वेसल्स में बहुत कम होता है, लेस होता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बाकी जगह, इसलिए पल्मोनरी ब्लड वेसल्स में उतना ही जाता है। इसलिए याद रखना, इंटायर पल्मोनरी वेस्कुलर सिस्टम लो प्रेशर बेड होता है, कभी भी हाई नहीं होता। अगर डिसीज होगा तो ही हाई होता, उसको डिसीज था इसलिए हमेशा हाई रहता था। लेकिन हमारे इस प्रोटोकॉल से जादू हो गया, और एक महीने केवल 60 ml में इतना जादू हुआ दोस्तों। तो सोचो, यदि मैंने अभी उनको सेकेंड मंथ का दिया है, अगर सेकेंड मंथ के लेवल पर अगर हम वो करेक्ट हो गया, और बेसिकली हमने 3-4 महीने चला दिए, तो मुझे लगता है कि उसका पल्मोनरी जो हाई प्रेशर होता था वो सबसाइड हो जाएगा। अगर सबसाइड हो गया तो फिर इससे बेटर सीखने को क्या मिलेगा भाई। 100% रिजल्ट हमको मिला। क्यों? क्योंकि मैंने जब देखा उसका हाईलाइट, तो पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर, जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है ना, वहां पर 25 mmHg होता है, ये उनकी बुक में भी पढ़ा मैंने। डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 10 mmHg होता है। इसलिए एक जो मीन आर्टेरियल प्रेशर देखने को मिलता था वो 15 mmHg होना था, लेकिन इनका हमेशा 25-30 होता था मीन आर्टेरियल प्रेशर, यानी सिस्टोलिक बढ़ा रहता था, डायस्टोलिक घटा रहता था, लेकिन दोनों में वेरिएशन उनको 25-30 हमेशा रहता था। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, मीन आर्टेरियल प्रेशर 15 mmHg के लेवल पर आ गया, जो कि नॉर्मल होता है। दैट इज द मिरेकल ऑफ एज, ठीक है। इसलिए याद रखना, यहां पर जब इस वेसल्स के लेवल पर इतना है, तो हमें एक चीज और देखने को मिलती है, और वो चीज ये देखने को मिलती है दोस्तों कि अगर हमने वहां पर आर्टरीज कैपिलरीज के लेवल पर देखेंगे, तो पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर भी तो होगा ना वहां पर, है ना। पल्मोनरी वेन तो है, वेन की भी ब्रांचेस है, ट्राइब्यूटरीज छोटी छोटी ब्रांचेस वहां लंग्स में फैली रही है, जो आपके लास्ट पार्ट टर्मिनल ब्रोंकियल्स तक है, ठीक है। तो यहाँ पर पल्मोनरी कैपिलरी जो प्रेशर होता है ना, मैक्सिमम लगभग 7 mmHg होता है, केवल 7 mmHg होता है दोस्तों। और ये प्रेशर एल्विलाई के बीच में जो गैसेस के एक्सचेंज के लिए बहुत सफिशिएंट होता है। याद रखना, यहाँ पर एल्विलाई में जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा 15 और 7 के बीच में बहुत आसानी से हो जाता है।
हाई टू लो कंसेंट्रेशन, बहुत इजीली वहां पर ब्लड के बीच में गैसेस के एक्सचेंज के लिए ये पूरा क्राइटेरिया बहुत इजी होता है। इसलिए मुझे समझ में आया, वो पेशेंट कह रहा था कि साहब मुझे पहले बहुत सफोकेशन जैसा फील होता रहा, खाना खा लिया तो घबराहट जैसा लगता था, मैं कई बार कुछ लिक्विड ज्यादा पी लिया तो बहुत ज्यादा घबराहट जैसा लगता रहा। इस महीने में मैंने ज्यादा खाना खा के भी देखा तो मुझे बिल्कुल न के बराबर घबराहट हुई। मैंने पानी खूब पी के देखा तो भी मुझे न के बराबर। इसका मतलब यहाँ पर ये प्रेशर एल्वेलाई के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है उसके लिए सफिशिएंट होता है, वो प्रेशर उसको मेंटेन होने लग गया। इसलिए पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर के बारे में भी जानकारी होना हमें बहुत नेसेसरी है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे पता लगाओगे कि पल्मोनरी ब्लड फ्लो का मेजरमेंट हो रहा है, सही हो रहा है या नहीं हो रहा? बहुत सारी चीजें दोस्तों, ठीक है, बहुत सारी चीजें लिंक भी करती है, ठीक है। याद रखना दोस्तों, पल्मोनरी ब्लड फ्लो फिक प्रिंसिपल के अप्लाइंग के द्वारा मेजर होता है। एक प्रिंसिपल होता है फिक प्रिंसिपल, जिसके अप्लाइंग के द्वारा मेजर होता है, जिसको लेटर हाफ में अगले चैप्टरों में मैं आपको 1 बाय 1 समझाऊंगा, क्योंकि अगर यहाँ समझाया तो बीच में समझाएगा, वहां जब हम पूरी क्रियाविधि पढ़ लेंगे लंग्स की, और वहां जब पढ़ेंगे तब हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट क्या होता है, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, आपको जब कभी भी ये कैरेक्टर नजर आता है लंग्स का सीओपीडी, और साथ में नजर आता है कि लंग्स का पल्मोनरी फंक्शन प्रभावित हुआ, तो याद रखना पल्मोनरी ब्लड फ्लो का रेगुलेशन कौन करता है आपको पता होना चाहिए। अगर वो करता है तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से ये या इनकी वजह से ये पल्मोनरी ब्लड फ्लो अफेक्टेड होता है, आपको पता हो जाएगा, ठीक है। पल्मोनरी ब्लड फ्लो को कई फैक्टर के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। कार्डियक आउटपुट सबसे पहला, यानी हार्ट काम कर रहा है या नहीं, वो प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं, सबसे पहले कार्डियक आउटपुट को देखो। दूसरा होता है वेस्कुलर रेजिस्टेंस, आपके वेसल्स का रेजिस्टेंस क्या है, मैंने अभी आपको बताया कितना कितना एमएम, कितना कितना एमएमएचजी के लेवल पर प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। नर्वस फैक्टर कितने, इसलिए यहां देखो आप प्योरली नेगेटिव दिया गया। नर्वस फैक्टर क्या है, उस ऑर्गन के काम करने की शक्ति कम हो गई है, आपको सीधा सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक पे काम करना पड़ेगा, यानी नर्वस फैक्टर पे जाना पड़ेगा। केमिकल फैक्टर्स क्या काम कर रहे हैं, यानी केमिस्ट्री क्या बोल रही है, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, उसकी ग्रेविटी और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या बोल रहा है, ठीक है, ग्रेविटी और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या बोल रहा है, यानी पानी की मात्रा कितनी है, कैसे क्या वहां पर हो रहा है। ये सारी चीजें आपको विशेष तौर से याद रखना है, जो पल्मोनरी ब्लड फ्लो के रेगुलेशन में वहां पर इन्वॉल्व हो रही। इसीलिए जब आप इस प्रकार के कॉम्प्लिकेटेड केसेस को हैंडल करोगे, तब आपको सबसे पहले कार्डियक आउटपुट के बारे में सोचना है। पल्मोनरी ब्लड फ्लो कार्डियक आउटपुट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि स्टार्टिंग के आज चैप्टर में मैंने बताया जितना ब्लड लंग्स में जा रहा उतना ब्लड हार्ट में भी आ रहा है ना, उतना ब्लड हार्ट बॉडी से हार्ट में आ रहा, उतना ब्लड हार्ट से लंग्स में जा रहा, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी इन दोनों के फंक्शन एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। इसलिए कोई भी फैक्टर जो कार्डियक आउटपुट को अल्टर करता है वो पल्मोनरी ब्लड फ्लो को भी अफेक्ट करता है। माइंड इट, बहुत सही चीज आपको बता रहा हूं दोस्तों, कि जब कभी भी कोई फैक्टर कार्डियक आउटपुट को अफेक्ट करेगा, अल्टर करेगा, वो पल्मोनरी ब्लड फ्लो को भी अफेक्ट करेगा। इसीलिए कार्डियक आउटपुट 4 फैक्टर के द्वारा रेगुलेट होता है। वीनस रिटर्न कैसे आ रहा है, यानी हार्ट के लेवल पर जो सर्कुलेशन आ रहा है वो वीनस रिटर्न कैसे आ रहा है, फेस का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, ठीक है, यानी वहां पर फोर्स, जो फोर्स आ रहा है उसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, फेस के लेवल पर आपको अलग ही दिख जाएगा। यदि ब्लू आ रहा है, आपका फेस ब्लू नजर आ रहा है, आप बोल दोगे यार यहाँ कहीं ना कहीं ब्लड पर्टिकुलर नहीं जा रहा, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ा हुआ है। यानी हार्ट के लेवल पर फोर्स का कॉन्ट्रैक्शन क्या है, रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या है, हार्ट किस रेट में धड़क रहा है, ठीक है। पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या है, हमने सब पढ़ा है, और अभी आते समय कार्डियोवास्कुलर में ये सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा आपको कि यहाँ पर वीनस रिटर्न क्या है, फोर्स ऑफ कंसंट्रेशन क्या है, रेट ऑफ कंसंट्रेशन क्या है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या है, ये आपको हमेशा आपको साइमल्टेनियसली हार्ट और लंग्स के डिसीज के लेवल पर देख को मिलता रहेगा और सीखने को मिलता रहेगा। याद रखना वेस्कुलर रेजिस्टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर वेसल्स का रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर आप खाना पीना और सोने के अलावा कुछ नहीं करते तो निकाल के बैठे हो, आपका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, है ना। जो व्यक्ति एक्सरसाइज में इन्वॉल्व करता है, अनुलोम विलोम प्राणायाम कपालभाति करता है, क्यों बोलते हो आप कि भाई ये करो, इसलिए बोलते हो क्योंकि पल्मोनरी ब्लड फ्लो, पल्मोनरी वेस्कुलर
रेजिस्टेंस के ठीक विपरीत होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी आपने जितना स्ट्रांग रखा उतना हेल्थ दूसरा ऑर्गन रहेगा। ये तो स्ट्रांग है लेकिन उसके अगेंस्ट वो ऑर्गन इससे ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। लेकिन आपने अगर इसको स्ट्रांग नहीं रखा तो उससे ज्यादा डैमेज ये ऑर्गन रहेगा। इसलिए याद रखना बिल्कुल विपरीत काम होता है। पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस के कंसर्न में लो होता है। हमेशा याद रखना पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस जो होता है, जो आपकी पूरी बॉडी का जो सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस उसकी तुलना में हमेशा कम होता है, हमेशा लो होता है, क्योंकि इसका काम केवल सीमित एरिया में होता है और पूरा जो आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है पूरी बॉडी को गवर्न करता है। इसलिए याद रखना पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस जितना भी रेस्पिरेशन के डिफरेंट फेजेस होगी उसमें अल्टर हो जाएगा। इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में हमेशा अल्टर होता है। इसलिए याद रखना इंस्पायरेशन के दौरान पल्मोनरी ब्लड वेसल्स डिस्टेंडेड होती है, खिंची होती है। क्यों? क्योंकि इंट्राथोरेसिक प्रेशर डिक्रीज हो गया होता है। ठीक है, डिक्रीज हो रहा है क्योंकि ज्यादा सांस लेना है आपको। इसी के कारण वेस्कुलर रेजिस्टेंस में डिक्रीज हो जाता है और इसी के परिणाम स्वरूप पल्मोनरी ब्लड फ्लो में इंक्रीज होता है, तेजी के साथ ब्लड फ्लो होता है दोस्तों। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप पल्मोनरी फ्लो में जब इंक्रीज हुआ, एक्सपायरेशन के दौरान पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा और इसी के कारण ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये दोनों प्रोसेसेस अगर आपको पता है आप हाइपरटेंशन को चुटकी बजाते ठीक कर सकते हो। और इसी कंडीशन के दौरान दोस्तों जैसे आपने एक्सरसाइज किया, वेस्कुलर रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा और ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। यही कारण है, यही चीज समझना है जब आपको हाइपरकेपनिया होता है। एक्सेसिव इंड्यूस हाइपोक्सिया के द्वारा इन्फ्लुएंस होता है दोस्तों। यानी आपको जब ऑक्सीजन लेवल बॉडी में कम हो रहा है आप देखो हाइपरकेपनिया हो जाएगा। बहुत आसानी से ये कंडीशन डेवलप होती है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। इसलिए माइन्यूट केसेस में महत्व नहीं रखता, लेकिन मेजर केसेस में जब किसी को रेस्पिरेटरी डिसीज हो, कार्डियोवास्कुलर डिसीज हो, आपको ये थ्योरी बहुत काम आएगी जो मैंने आपको दी है दोस्तों। ये बहुत चार भाटिया जी, सैमुलिंगम जी, चटर्जी और चौरसिया जी और डॉक्टर एस के गुप्ता जी, इन 5 बुकों का सार मैंने आपको दिया है जो मैंने पढ़ी है और उनको कंक्लूड करके मैंने ये आपको पॉइंट्स बनाए और उन पॉइंट्स को आपको डिमॉन्स्ट्रेशन किया दोस्तों। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है जो आपके टेबल प्रैक्टिस में बहुत मतलब आपको समझ में आता है कि हाँ हम क्या चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम यही रखते हैं दोस्तों, नर्वस फैक्टर, केमिकल फैक्टर ये क्या चीज होती है, इनको कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, ये हम लोग कल देखेंगे। और कल हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, हम कैसे रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म को बैलेंस करते हैं और अगर बैलेंस कर सकते हैं तो क्या हम अस्थमा को ठीक कर सकते हैं, ब्रोंकाइटिस को ठीक कर सकते हैं, जितने भी रेस्पिरेटरी कार्डियक डिसीज होती है क्या हम प्रोटोकॉल का कोरिलेशन करके ठीक कर सकते हैं, कल हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज हम यही रखते हैं। अगर किसी को क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी को क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। जी तिवारी जी। जी राकेश सर। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग राकेश सर। सर थैंक यू वेरी मच बहुत बढ़िया क्लास के लिए सर। जी सर एक चीज पूछा था कि ये P1 P2 P3 जो बोला है इसमें WE भी मिलाना है कि सर अकेला यही रखना है सर? सर अकेला मैंने तो अकेला यही मिलाया, डब्ल्यू की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। जी सर। आप मिला के भी करके देखिए, भाई नया करते रहना चाहिए। शायद मैंने गलती से मिला दिया है सर, इसलिए मुझे ऐसा लगा हाँ कि ना, मैं वो तो कहीं बहुत न्यूट्रल कर देगा सर, बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा, 100% आएगा। आप करिए, कोशिश कीजिए, उससे कोई आपको नुकसान नहीं होगा क्योंकि डब्ल्यू न्यूट्रल है। आप आर वाई बी करते हैं तो मैं थोड़ा सा कहता मत करो यार, रिस्क है क्योंकि पता नहीं है क्या काम करेगी, है ना। मैं लेकिन एक, डब्ल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक अस्थमा वाले को दिया था तो मिक्स कैरेक्टर्स आ रहे थे और बार बार उसको एलर्जी हो जा रही थी शाम होते ही सर, तो उसके लिए दिया था उसको। जी C5 P1 नहीं दिया था तो अल्टरनेट में उससे रिलीफ कम आ रहा था, तो पहली बार ऐसा हुआ किसी केस में, तब इसको यूज किया था सर। कोई दिक्कत नहीं है सर, उससे कोई नुकसान नहीं होगा, न्यूट्रल कर देगा वो सबको। सर एक चीज पूछ रहा था
जैसे ये अभी आपने नेचुरल टॉनिक वाला जो पल्मोनरी के इस पे बोला, तो ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन पे भी काम करेगा क्या सर? या बिल्कुल कर रहा है सर, इसलिए तो मैंने बताया आपको, फैक्ट के साथ बताया, प्रूवन के साथ बताया कि एलर्जी, आप जानते होंगे डॉक्टर झवर को, इंदौर, चेस्ट जी सर। स्पेशलिस्ट, जी न्यूमोलॉजिस्ट, जी वो जी। आश्चर्य कर रहे हैं कि भाई ये ऐसे कैसे डिसॉल्व हो गया, इतने साल से, कम से कम 10 साल से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और मेरे पास आया तो मैंने एलर्जी के लेवल पर ऐसे ही दिया था उसको, दूसरे किसी काम से आया था, और जी उसको बेनिफिट आ गया। और मैंने सोचा कि अरे यार ये तो गजब हो गया, फिर मैंने सेकंड टाइम अभी दिया, अभी पूछता रहता हूँ हर 10 दिन में, अभी 22 दिन हुए सेकंड मंथ के, वो कहता है मुझे कम से कम 70% रिलीफ है। सर जो आदमी 22 साल से पीड़ित है अस्थमा से, एलर्जिक अस्थमा से, वो आदमी कह रहा है पल्मोनरी, मुझे हाइपरटेंशन हमेशा रहता था, डॉक्टर हमेशा कहता था पल्मोनरी, इस बार गया तो वो दोनों बार नहीं बोल रहा है कि नहीं इस बार आपका पल्मोनरी हाइपर, ये क्या करते हैं हर महीने उसको मतलब पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराते हैं सर। ठीक जी है, सर। जी वो तो बहुत डेंजरस होता है, पैसा भी खूब लेते हैं वो लोग। ठीक है जी। जी। तो इसलिए कि वो एक केस में मैंने S10P1 का ग्लोब्यूल दिया था उसको, हाइपरटेंशन था, तो आपका GT जो P1 C1B था, वो उसको S5 के साथ दिया था, S5 C1B दिया था मैंने उसको। अच्छा। तब मुझे इसका भी आज समझ में आया सर, कि आप जब समझा रहे थे इसको कि आपने यूज किया, तब मुझे समझ में आया उसको रिलीफ क्यों मिला पेशेंट को, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, हालांकि मैंने दिया था, मुझे लंग से डाउट था, तो इसलिए दिया था सर मैंने। नहीं जरूरी है सर, देखो हम लोग ये चीज, अभी आपने डब्ल्यू का यूज किया, अगर मान लो कोई मिरेकल निकल के आया तो हमारे सामने आएगा ना मिरेकल निकल के। तो पेशेंट बिल्कुल। को सर रिलीफ तो इमीडिएट हो गया था, क्योंकि उसको क्या हो रहा था, कैरेक्टर कैसा था कि मॉर्निंग में जब ठंड बढ़ जाए तो उसको हालांकि अस्थमा था, तो बाकी सब मेरे पेशेंट ठीक थे, लेकिन एक ही अस्थमा वाले ने बहुत परेशान किया, उसको सुबह होती है तो एलर्जी हो जाती है, और शाम को तो एलर्जी हो जाती है। तो मेरे बिल्कुल को उस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो ये स्मेल पड़ा था, तब मैंने तुरंत उसको यही दिया था, जबकि सारे नहीं, प्रोटोकॉल्स उसको चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो रिलीफ 100% मिलेगा सर। सर एक चीज और पूछ रहा था, जैसे ये अपने को लगता है कि वेनस ड्रेनेज अगर बॉडी में रुक रहा है बहुत ज्यादा, तो उसमें क्या अकेला लिम्फ बूस्टर से उसको वो करे क्या सर? अगर जैसे मान लो कि पैरों में भी स्वेलिंग आ रही है, वो दोनों पैरों में भी, और ये चल नहीं रहा है, हम्म। तो वेनस ड्रेनेज अगर अब अफेक्टेड लग रहा है कि ये वापस नहीं आ रहा है रिटर्न हार्ट की तरफ, तो उसके लिए हम्म। क्या करें सर? आप सीधे मसाज करिए ना हार्ट पे, नहीं वो तो इधर करा रहा से। हूँ, लेकिन उसके बाद भी उसका उतना इफेक्ट नहीं आ गैंग्रीनल रहा। फोर्ट, गैंग्रीनल फोर्ट सबसे ओके बेस्ट सर। सेकंड डायल्यूशन, जी जी सर। कुछ भी नहीं करना, गैंग्रीनल सेकंड डायल्यूशन, और बी का एक एक बूंद या 5-5 बूंद सुबह शाम दे दो आप, या 3 टाइम दे दो, कोई दिक्कत नहीं, उसी से आ जाएगा। B D4 में दे दूं ना सर? हाँ। ओके सर। जी श्याम सुंदर सर, तिवारी सर। जयराम देखिए सर। जय राम जी सर। सब पेशेंट बैठता है तो उसको प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे वो चलता है उसको चेस्ट में पेन होता है और सांस फूलती है। जी। खांसी नहीं है, सर्दी नहीं है सर पेशेंट को। हाँ बहुत बढ़िया, आप S10P1 दे दो सर। जी सर। जी। चेस्ट स्प्रे तो दिया था सर, उससे थोड़ा सा आराम है। चलो बढ़िया है सर। जी संपत सर। हेलो। हाँ बोलिए सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड सर मॉर्निंग। ये पल्मोनरी शंट जो है ना, जी। उसमें अगर डिफॉल्ट होता है तो उसको ऑपरेट हम्म। करते हैं क्या सर? बिल्कुल ऑपरेट करते हैं सर, लेकिन ईएच उसका ऑपरेट। में, हाँ बिल्कुल हाँ। वो सक्सेस नहीं है सर, लेकिन ईएच हाँ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक भी केस फेल नहीं हुआ। मेरे पास जितने केसेस आए, मेरे कलीग जो सीनियर है उनके पास जितने भी केसेस आए, कहीं भी फेल नहीं हुए। मैंने बाय चांस बताया ना कि हमने ये दिया और ठीक हो गया पेशेंट। ठीक है। ये क्या उसको प्रोटोकॉल देना पड़ेगा सर? हम्म। पल्मोनरी शंट के लिए अगर उसमें डिफॉल्ट है, ब्लड हम्म। मिक्स हो रहा है, तो उसके लिए हाँ अपने ये प्रोटोकॉल कौन सा चलाना पड़ेगा सर? सर कल बताऊंगा ना, मैं भी यही तो पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यू, कल आपको पूरा डिस्क्राइब करूंगा क्यों कैसे आपको मेडिसिन सीखने में आएगा वो। ठीक है। आज जैसे ये ठीक। पूरा आपको समझ में आ गया,
सीओपीडी। हाँ। अब आप कोई भी पेशेंट आ जाए, मैं ताकत के साथ बोलता हूँ, कोई भी पेशेंट आ जाए नहीं ठीक हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है। मेरी जो रिलेटिव है उनका स्टेंट का प्रॉब्लम था सर, तो उनको हाँ 15 लाख रुपीज का उनको खर्चा आया, अरे ऑपरेट किया सर, उनको। वो तो आप मत पूछिए सर, बहुत डेंजरस काम है उन लोगों का, उनके पास सिस्टम ही नहीं है उसका। और अभी भी तकलीफ में पेशेंट है वो सर। हाँ तो रहेंगे ना सर, ठीक बिल्कुल। है सर, वो ठीक तो है, कभी ठीक होते ही नहीं वो लोग सर। ठीक है सर। सर आप जी, प्रोटोकॉल बता दीजिए कल फिर सर, ठीक है, थैंक कल यू। पूरा आपको डिटेल उसका स्टडी कराऊंगा ना, तो आपको सारी चीज निकल के आएगी। ठीक है। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है दोस्तों, आज यहीं रखते हैं हम लोग।